कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं। सबसे पहले टर्म पढ़ते हैं यहाँ पर हम पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता रहता है। जैसे हमारा जो प्लैनेट्स हैं जितने भी, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, तो वो रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करते हैं। जैसे पेंडुलम होता है घड़ी का, वो अपने आप को अपनी एक कोई पर्टिकुलर पोजीशन उसको बार बार रिपीट करता है। तो वो सारे मोशन जो अपने आप को रिपीट करते हैं एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, दे आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और इनको इसके अलावा हार्मोनिक मोशन भी कहा जाता है। क्लियर? इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास मोशन है, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बेटा? ऑसिलेटरी मोशन तब कहा जाता है किसी बॉडी की मोशन को जब ये बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे और पीछे हमारे पास मूव करती है। पीरियोडिक मोशन में जैसे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये भी तो एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन को अगर सोचो वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और वो एक हर 3 सेकंड बाद पहुंचता है, तो हर 3 सेकंड बाद वो इस पोजीशन को रिपीट करता रहेगा, तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। और अगर मैं एक पेंडुलम की बात करता हूं जो ऐसे मूव कर रहा है, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन वो होता है जिसमें वो एक फिक्स्ड पोजीशन के टू एंड फ्रो दोनों मोशन को ऑब्जर्व करता है। अब अगर सर्कुलर मोशन की बात करूं तो उसमें टू एंड फ्रो तो है नहीं। टू एंड फ्रो होने का मतलब क्या है? पेंडुलम, कि भाई वो इधर भी जा रहा है और फिर वो बाद में इधर भी आएगा। तो दिस इज द ऑसिलेटरी मोशन। तो सर्कुलर मोशन को हम पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते। ठीक है? तो वो पोजीशन जिसके टू एंड फ्रो पार्टिकल मूव करते हैं, ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, इस पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन में टू एंड फ्रो मोशन होता है। क्लियर? जैसे आपके गिटार का वायर जो होता है उसका वाइब्रेशंस ऑसिलेटरी मोशन होता है, और पेंडुलम हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो यहां से देखो एक चीज क्लियर होगी कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी। क्योंकि सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी नहीं है। लेकिन सिंपल पेंडुलम का मोशन ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है। क्लियर? चलिए, ऑसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहा जाता है। थर्ड हमारे पास मोशन है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? जो हमने ऊपर पीरियोडिक मोशन पढ़ा है उसके लिए इसकी बात करते हैं। हार्मोनिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनमें साइन और कॉस ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक वेव फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ साइन और कॉस को ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे और जिनके पास सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, उन सबको हार्मोनिक फंक्शंस कहते हैं। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस, कॉट, कॉसेक, सेक, टेन, इन सब के अंदर सिर्फ साइन और कॉस ये दो ही फंक्शंस ऐसे हैं जो इन दोनों पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि हार्मोनिक फंक्शंस के पास दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए और इसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा,
या लिख देता हूं y इज इक्वल्स टू a cos थीटा। तो ये दोनों हमारे पास हार्मोनिक फंक्शंस कहलाएंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास इनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। अगर इनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तो हम इनको नॉन हार्मोनिक फंक्शंस कहेंगे। दूसरी चीज, अगर ये साइन और कॉस के अलावा टेन, कॉट, सेक, कोसेक इनकी फॉर्म में आ जाते हैं तब भी ये नॉन हार्मोनिक ही कहलाएंगे। सिर्फ ये दो ही हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। अब इनमें जो टर्म यूज करें, जैसे हमने पोजीशन, मीन पोजीशन को यूज किया, मीन पोजीशन आपको बता दिया। मीन पोजीशन क्या होती है? मीन पोजीशन वो पॉइंट होती है जिसके टू एंड फ्रो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। तो मीन पोजीशन पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और पार्टिकल पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो जीरो होता है। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की दो प्रॉपर्टी है। पहली, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा जीरो रिस्टोरिंग फोर्स। ये दो चीजें मीन पोजीशन के लिए एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर? अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करती है, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे स्प्रिंग में लगती है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एंड रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही एक्ट करती है, मींस मोशन के ऑपोजिट काम करती है। क्लियर? जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा उसके ऑपोजिट मीन पोजीशन काम करेगी। और इसको डिफाइन कैसे, रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगी, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स को? रिस्टोरिंग फोर्स, this F is equals to minus of kx. Here minus sign defines that it is always opposite to the displacement. K is the force constant and x is the displacement. Clear? दूसरा टर्म हमने यूज किया था यहाँ पे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड इज व्हाट? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पार्टिकल ने जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट गेन किया, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट टर्म इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड को टी से डिफाइन करते हैं। टाइम पीरियड वो टाइम जिसके बाद पार्टिकल अपना मोशन रिपीट करता है, जैसे सर्कुलर मोशन। और यहां पे मैंने ये पॉइंट एज्यूम कर लिया, तो जब यहां से चला तो जितने टाइम बाद वो वापस यहां पर आएगा, सो वो जो टाइम लिया उसने, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ठीक है? अगर पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो टाइम पीरियड इज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है? दूसरा, एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पार्टिकल करेगा, जितने मोशंस, पीरियोडिक मोशंस को कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। So frequency is denoted by n or f, that is equals to 1 upon time period। और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा है तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहां से एक रिलेशन बन गया हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। बहुत यूज होता है ये सब, हम सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। क्लियर? और इसकी बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे टेराहर्ट्ज यूज करते हैं हम। ठीक है? फेज, फेज क्या होता है? अगर कोई पार्टिकल हमारे पास वाइब्रेशन कर रहा है, मींस ऑसिलेटरी मोशन में है, तो फेज उस पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट पर उसकी स्टेट को एक्सप्लेन करता है। स्टेट का मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है वाइब्रेशन करने का। ये सारे पैरामीटर्स अगर पार्टिकल के एक्सप्लेन होते हैं, तो जो पैरामीटर एक्सप्लेन करता है इसको, दैट इज कॉल्ड फेज। तो जैसे हमारे पास जनरल इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
तो इस जनरल इक्वेशन में ये ए क्या कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड। साइन का मतलब क्या हुआ कि ये एक हार्मोनिक फंक्शन है। ओमेगा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, कौन सी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फाई इज कॉल्ड फेज। बेसिकली दिस कंप्लीट ओमेगा टी प्लस फाई इज कॉल्ड फेज, क्योंकि ओमेगा टी और फाई दोनों मिलके इस पार्टिकल की किसी इंस्टेंट पर पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन दोनों को डिफाइन कर रहे हैं। और अगर t इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं इस ओमेगा टी प्लस फाइव में, ये हमारे पास है फेज। और अगर मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करता हूं तो जो फेज है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, फाइव के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज, और इसको इपॉक भी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास एसएचएम। एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, हमने पढ़ा है पीरियोडिक मोशन, फिर पढ़ा ऑसिलेटरी मोशन। एसएचएम जो है वो एक हार्मोनिक मोशन है, लेकिन ये एक स्पेशल काइंड का हार्मोनिक मोशन है जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। मतलब पार्टिकल अपनी पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करता है, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेशन है। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन भी बनती है। एसएचएम के अंदर पार्टिकल के पास सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, जो भी प्रॉपर्टीज ऑसिलेशन की होती है वो सब एसएचएम के अंदर होती है। एंड सिंस ऑसिलेशन इज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन, सो आई कैन से दैट every SHM can be considered as periodic, but every periodic cannot be considered as SHM, क्योंकि circular motion is not SHM, but circular motion is periodic in nature. तो SHM दो तरीके के होते हैं। जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक होता है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर और एंगुलर। लीनियर एसएचएम का एग्जांपल आपको बता देता हूं। लीनियर एसएचएम का एग्जांपल है स्प्रिंग। तो इसमें क्या, पार्टिकल जो होता है वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो अलोंग द स्ट्रेट लाइन मोशन होता है ना, ऐसे और ऐसे। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर एसएचएम। लेकिन जब पार्टिकल हमारे पास किसी एंगल के साथ ऑसिलेशन करता है, देन इट इज कॉल्ड एंगुलर एसएचएम। इसका एग्जांपल है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। देखो, ये हमारे पास पोजीशन आती है, ये ऐसे हमारे पास जाएगा, फिर यहां से वापस आएगा। तो ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर एसएचएम में हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, एंगुलर एसएचएम में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। क्लियर? अब दोनों में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट में हम यूज करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम जो रिस्टोरिंग फोर्स यूज करते हैं दैट इज टॉ इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी इंटू थीटा। यहां पे फोर्स होती है, यहां पे टॉर्क होता है, ये टॉर्क कहलाता है। और ये होता है हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। और वहां पर एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, यहां पर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और आपको एक चीज बता देता हूं, कोई भी पार्टिकल एसएचएम में करे उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है। पहली, मोशन ऑसिलेटरी होना चाहिए। नंबर सेकंड, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होनी चाहिए। नंबर थ्री, एक्सट्रीम पोजीशंस वेल डिफाइंड होनी चाहिए। नंबर फोर, अगर वो लीनियर एसएचएम है तो उस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? और अगर एंगुलर एसएचएम है तो उस केस में जो टॉर्क है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये पांच पैरामीटर, एक्चुअली में चार पैरामीटर ये सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला,
ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए। सेकंड, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। थर्ड, एक्सट्रीम पोजीशन डिफाइंड होनी चाहिए। एंड द फोर्थ, रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट conditions for SHM, conditions for SHM। तो पहली कंडीशन क्या है? मोशन शुड बी ऑसिलेटरी। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी शुड बी कंजर्व। तीसरी कंडीशन क्या है बेटा? एक्सट्रीम पोजिशंस। एक्सट्रीम पोजिशंस जानते हो क्या होती है? ये होती है एक्सट्रीम पोजिशन, जहां तक वो जाता है, इससे आगे नहीं जा पाएगा। एक्सट्रीम पोजिशंस शुड बी डिफाइंड। एंड द फोर्थ पोजिशन कि इफ लीनियर, so force should be negative of displacement, or if angular, this torque should be directly proportional to negative of angular displacement. These are the four conditions which are considered as the necessary conditions for the execution of simple harmonic motion. तो यहां पर हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि लीनियर एसएचएम में हमने कैलकुलेट किया कि फोर्स शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। किसके ऊपर फोर्स लगी? ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जो मूव कर रहा है। अगर उसका मास ए है, मास एम है और एक्सेलरेशन उसने ए प्रोड्यूस किया, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, दैट शुड बी माइनस ऑफ के एक्स। सो दिस ए कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ के अपॉन एम इंटू एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी पे जो एक्सेलरेशन है वो भी डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट आएगा, क्योंकि बॉडी का मास तो बदलेगा नहीं, के भी फिक्स्ड होगा। तो यहां पर एक चीज और क्लियर हो गई कि दिस ए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब देखो ए को मैं क्या लिख सकता हूं? ए को मैं लिख सकता हूं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। और अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूं, सो ये हो जाएगा के अपॉन एम इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बनी है, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस को डायरेक्ट इससे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसी तरीके से मैं एंगुलर की बात करूंगा, तो वहां पे एंगुलर में एक्स की जगह पे क्या आ जाता है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये बन जाएगा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस के की जगह हो जाता है सी, और मास की जगह आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एंगुलर के लिए हो जाएगी। और ये हमारे पास लीनियर के लिए हो जाएगी। तो लीनियर एसएचएम की इक्वेशन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स अपॉन एम। एंगुलर के लिए डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई थीटा इज इक्वल टू 0। दीज आर द टू इक्वेशंस व्हिच डिफाइंस एसएचएम। अगर हमारे पास एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, अगर किसी पार्टिकल का एसएचएम की इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जिसमें इनिशियल फेज क्या है? 0 है, क्योंकि प्लस 5 फैक्टर 0 है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, तो dy बाई dt कितना हो जाएगा बेटा इसके लिए? a साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस ओमेगा टी। और फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास
ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और अगर डबल डिफरेंशिएशन करता हूं डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा तो एज इट इज रहेगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, अगेन फिर ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा, सो दिस इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और यहां पर ए साइन ओमेगा टी को एक साथ अगर ले लेता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डी टू वाई बाई डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी। और ए साइन ओमेगा टी क्या है, अगेन वाई है। तो देखो यहाँ पे ये दोबारा ऐसे बना डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एस एच एम। तो यहां से हमारे पास एक चीज और क्लियर होगी कि ये क्या है बेटा, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एस एच एम। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो ये आई के अपॉन एम। तो मैं लिख सकता हूं हेयर ओमेगा स्क्वायर कैन बी कंसिडर्ड एज के अपॉन एम। तो इसका मतलब ये हुआ ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन एम। एक ये एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास, ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगे। दूसरा, ओमेगा को अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, और ओमेगा अभी हमने यहाँ पे क्या निकाला, रूट के अपॉन एम। तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग। सीधा एक्सप्रेशन आ गया। और अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एंड फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ के अपॉन एम, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो जितने भी लीनियर मोशन होंगे उन सब में यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब आते हैं हमारे पास एंगुलर एसएचएम में। एंगुलर एसएचएम में क्या होता है, एंगुलर एसएचएम के केस में मैंने आपको बोला था इक्वेशन क्या बनी, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई थीटा दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? और इसकी चलो इक्वेशन मान लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा डी टू थीटा डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, क्योंकि वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट रहता है, यहाँ पे एंगुलर आ गया। और इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। एंगुलर एक्सेलरेशन इन एसएचएम। क्लियर? अच्छा, इसको उसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर हमारे पास कंपेयर करने से रिजल्ट बना ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन आई। तो यहां से ओमेगा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सी अपॉन आई। सो देयरफॉर द टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी। एंगुलर एसएचएम में मोमेंट ऑफ जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। और यहां से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, एन इज इक्वल टू 2 पाई 1/2 पाई अंडर रूट सी अपॉन। सो ये सारे पैरामीटर आपके सामने बन के आ गए, एंगुलर के लिए भी और उसके लिए। क्लियर? अब देखो यहां पे जनरली हम एसएचएम की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। एसएचएम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे हमारा जो लॉजिक है वो ये है कि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि पार्टिकल में जो मोशन है वो उसकी पोजीशन के टू एंड फ्रो होना चाहिए।
जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि आपके पास एक इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी। दूसरी इक्वेशन दी है आपके पास y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी। तीसरी इक्वेशन दी है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। तो वो पूछ रहा है कि बताइए इन तीनों इक्वेशन में से कौन कौन सी इक्वेशंस एसएचएम को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो बताओ कैसे बताओगे। देखो मैंने आपको क्या बोला, एसएचएम होने की 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए, तो ये तीनों इक्वेशंस ऑसिलेटरी मोशन सॉल्व कर रही है। दूसरा उन्होंने क्या बोला था, दूसरा अगर ऑसिलेटरी है तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए और सिंगल फ्रीक्वेंसी अगर है तो एसएचएम। तो यहां पर देखिए इसके पास फ्रीक्वेंसी सिर्फ 2 ओमेगा है, सिंगल फ्रीक्वेंसी है। इसके पास ओमेगा ओमेगा सिंगल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहां पर है फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इस वाले फंक्शन के पास है 2 ओमेगा, तो दो फ्रीक्वेंसी होगी। एक के पास अगर फ्रीक्वेंसी 10 है तो दूसरे पास उसकी डबल है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो एसएचएम नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन है बट एसएचएम नहीं है। इसको दूसरा मैथमेटिकली भी कैसे प्रूव कर सकते हैं, आपको जब भी कोई इक्वेशन दिए तो आप उसका डबल डिफरेंशिएशन कीजिए सीधा। देखो इसका मैं डबल डिफरेंशिएशन करता हूं तो dy बाई डी टी कितना होगा, साइन 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, साइन का होता है हमारे पास कॉस 2 ओमेगा टी और 2 ओमेगा टी का हो जाएगा 2 ओमेगा, तो ये बन जाएगा। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करो d2y बाई डी टी स्क्वायर, तो 2 ओमेगा एज इट इज, फिर 2 ओमेगा भी आएगा और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी। तो देखो ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन बाहर साइन 2 ओमेगा टी, और साइन 2 ओमेगा टी को दोबारा से y लिख सकता हूं तो d2y बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर y। क्लियर। तो अब ये देखो क्या ये फॉर्म वही सेटिस्फाई हो रही है जो हमने एसएचएम की इक्वेशन बनाई थी, बिल्कुल हो गई। तो इसका मतलब ये एसएचएम में है। अब मैंने इसको बोला ये एसएचएम में नहीं है, क्यों नहीं है चेक करते। डिफरेंशिएशन करो इसका, dy बाई डी टी साइन ओमेगा टी का ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी का, ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा साइन ओमेगा 2 ओमेगा टी। डबल डिफरेंशिएशन करो इसका, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस बाहर ले लेते हैं, चलिए इसको थोड़ा और इजी करने के लिए 2 ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा टी नहीं आएगा बेटा, सिर्फ ओमेगा आएगा। ये हो जाएगा माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। अब देखिए आप इसको वापस उसी फॉर्म में नहीं रख सकते, इस फॉर्म में नहीं ला सकते इसको, d2y बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y की फॉर्म में। अब ये फंक्शन वापस y की फॉर्म में नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहां से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को कॉमन भी ले लेता हूं बेटा माइनस के साथ, तो ये अंदर बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी। अगर ये 4 ना होता तो y ले लेता मैं, क्योंकि 4 आ गया है तो अब इसको y पुट नहीं कर सकता। सो ये हमारे पास y नहीं है, तो ये एसएचएम की इक्वेशन की फॉर्मेट में नहीं जा सकता, तो इसलिए ये एसएचएम में नहीं होगा। जो उस फॉर्मेट में चला गया वो एसएचएम में है, जो उस फॉर्मेट में नहीं गया वो उस एसएचएम में नहीं है। बात समझ में आया। तो एसएचएम की मैंने आपको जनरल इक्वेशन बता दी। एसएचएम की जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, दिस इज द जनरल इक्वेशन। अभी मैं फेज को नहीं ले रहा हूं यहाँ पे। अगर यहाँ ये हमारे पास इक्वेशन, तो मैं यहाँ से इसका वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ, इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूँ। हालांकि मैं एक्सेलरेशन आपको निकाल के दे चुका हूँ कि एक्सेलरेशन कितना होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। दिस इज द एक्सेलरेशन इन एसएचएम। अब देखते हैं वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। बड़ा सिंपल है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन कर दिया।
अब क्योंकि कॉस में तो कोई फंक्शन नहीं होता, इसको मैं साइन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? ए ओमेगा कॉस को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ये हो गया कॉस। सो ये हो जाएगा ए ओमेगा 1 माइनस साइन को अगर मैं लेता हूं तो ये हो जाएगा वाई अपॉन ए टू द होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a square minus y square. This is the velocity in SHM. So therefore, for a particle in SHM, its velocity is omega square root of amplitude to the square minus displacement to the square. क्लियर हुआ? अब यहां पे एक चीज देखिए, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, तो मैंने बोला था मीन पोजीशन का मतलब क्या हुआ? मीन पोजीशन का मतलब y जो है 0 हुआ, तो इसका मतलब जो v है वो मैक्सिमम हो जाएगा और वो होता है ए ओमेगा। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर हुआ तो उस केस में y जो होगा वो मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड के इक्वल, तो इसका मतलब v जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा और वो हो जाएगा 0। सो जब भी पार्टिकल एसएचएम में होते हैं तो उनकी मीन पोजीशन पर उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ए ओमेगा के इक्वल, और जो वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होती है दैट इज 0। अब इसी में एक चीज और भी देखो, यहाँ पे जब हमारे पास v मैक्सिमम आया तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वो था हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहां पर अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं मीन पोजीशन पर तो y 0 रखेंगे तो a जो है वो 0 आ गया, तो यानी एक्सेलरेशन मिनिमम होता है। जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम वहां एक्सेलरेशन मिनिमम, उल्टा चल रहा है। और जहां पर वेलोसिटी मिनिमम है वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम आता है, और वो कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैंने आपके लिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला, v इज इक्वल टू वॉट? ए, सॉरी, अभी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूं, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ऐसे रखता हूं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां से अगर ए स्क्वायर को कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को भी नीचे लिया तो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। आप में से कोई बता सकता है ये कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन गई है। इसका मतलब ये है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम में है, उसके डिस्प्लेसमेंट और उसकी वेलोसिटी के बीच में जो कर्व है वो कैसा होगा, तो आप क्या बोलेंगे? इलिप्टिकल कर्व होगा, इलिप्स होगा। ठीक है, कैसा इलिप्स होगा? इस तरीके से, इस तरीके का इलिप्स होगा। ये हमारे पास उसका वाई एक्सिस है, ये हमारे पास उसका एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यानी एक्स एक्सिस पर हमारे वाई एक्सिस पर हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया, तो ये होगा, ये जो हमारे पास हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? ए, और ये जो हमारे पास आएगा ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा ओमेगा ए। क्लियर? तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन इलिप्टिकल बनती है। इसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालनी है
तो a इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा बेटा, अगर ये मेरे पास y एक्सिस है तो इसका मतलब ये होगा कि जब हमारे पास y पॉजिटिव है तो a निगेटिव जा रहा है, और जब y निगेटिव है तो a पॉजिटिव जा रहा है। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी इसकी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये SHM है, यस। तो अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा इसका, साइन का ग्राफ बना दो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एंड t ग्राफ। यहां पर ये क्या कहलाता है हमारे पास, इसका एम्पलीट्यूड। ये जो होता है हमारे पास हाफ ऑफ टाइम पीरियड, एंड दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अगर वो पूछा जाए वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अगर इसका ग्राफ ये है तो इसका जो वेलोसिटी ग्राफ इक्वेशन होगी वो ये होगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, कॉस का ग्राफ बनेगा। तो कॉस का ग्राफ होता है हमारे पास ये वाला। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये t/2 यहां आएगा और ये हमारे पास होगा t और ये वेलोसिटी, तो इस केस में जो इसका ये एम्पलीट्यूड आया है वो कितना आया, ये आया, ये यहां से यहां तक ये क्या बता रहा है हमारे पास, a ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर वो पूछे एक्सेलेरेशन का ग्राफ बनाओ तो अगर a निकालना है तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, अगेन साइन का कर्व बनेगा लेकिन एम्पलीट्यूड कुछ और होगा, और साइन का कर्व निगेटिव के साथ है, तो यानी जो ऊपर वाला कर्व बना है उसका उल्टा बन जाएगा। तो जब ये ऊपर की तरफ था तो तब ये इस तरीके से था। मैंने बोला था ना कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होते तब एक्सेलेरेशन मिनिमम होता है। तो देखो यहां से शो हो गया ये वापस वही t/2 और ये टाइम पीरियड t, और यहां पर ये जो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड दे रहा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हुआ। अगर वो पूछा जाए फोर्स का ग्राफ बनाओ तो मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी विद रेस्पेक्ट टू नेगेटिव साइन। तो ग्राफ सेम ही रहेगा, बस फर्क क्या पड़ेगा कि जो ये वाला फैक्टर है अब इसकी वैल्यू हो जाएगी m a ओमेगा स्क्वायर, बस और कुछ नहीं चाहिए बस। तो चारों का ग्राफ बना के दिखा दिया मैंने एक इक्वेशन में। तो अगर एग्जाम में कोई और ग्राफ आएगा तो बना लेना आप आराम से। क्लियर हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एसएचएम के अंदर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट में हम सब पढ़ चुके कैसे निकालते हैं। देखिए जब वेलोसिटी जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई वो कितना हुआ बेटा, π/2 हुआ या नहीं हुआ, 90 डिग्री। तो जब हमारे पास एसएचएम होता है तो वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री आगे चलती है। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है, जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो था तो उस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो डेल्टा फाई है वो पाई 180 डिग्री का है, बिल्कुल ऑपोजिट, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब वेलोसिटी हमारे पास 90 पे है तो एक्सेलरेशन 0 पे है। तो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से 90 डिग्री आगे है। तो ये चीजें ग्राफ से क्लियर हो जाती हैं। तो मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख के दे देता हूं आपको। पहला पॉइंट,
velocity, displacement, phase angle is pi by 2. V leads y by pi by 2. दूसरा, A leads y by pi 180 degree. Third, A leads V by pi by 2 90 degree. Clear? SHM के अंदर जो फोर्स होती है that is minus of kx. This is the restraining force. तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच का रिलेशन याद करूं तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशन मैंने आपको लिखाया था माइनस du अपॉन dx. पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट. ठीक है, तो यहां से मैं क्या पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं? dg इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ dx. सो अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी दैट इज द माइनस ऑफ एफ dx. सो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन हो गया इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो अगर एफ हमें दे रखा है तो क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकता? सो देयरफॉर u इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx dx. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो u इज इक्वल टू kx dx, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे k बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और एक प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज किया जाता है c. अब इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है, कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू वो आपको बता देता हूं. जब x 0 था तो उस केस में पार्टिकल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? मिनिमम होती है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और वो मैंने आपको कितनी बोली थी? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0. तो हमारे पास, और जरूरी नहीं है कि वो 0 ही हो, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन रहेगी वो मिनिमम. तो मैं यहां अगर एज्यूम करता हूं कि वो 0 है, एक्चुअली में जनरल एक्सप्रेशन तो ये बनेगा हमारे पास u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट. लेकिन अगर मैं इसको 0 कॉल करता हूं सो द पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर. लेकिन एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जब हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी, वहां पे मैंने आपको बोला था कि पोटेंशियल अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, ये दो पोजीशन के रेफरेंस में होता है. तो दैट्स व्हाई द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज u माइनस यू नॉट दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. तो ये बेसिकली जो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है, क्योंकि ये यू नॉट किसी के रेफरेंस में हुआ, तो हमने मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई या पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई ये बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो इस एक्सप्रेशन में जो आप लोगों की बुक्स में लिखा रहता है उसमें ये ऑलरेडी हम मान के चलते हैं कि मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसीलिए एक्सट्रीम पोजीशन पे हाफ के एक्स स्क्वायर होती है. बट क्योंकि नाउ अब आप थोड़ा एडवांस लेवल की बात कर रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, जेई का एग्जाम दे रहे हो, सो आपको इसके पीछे का करेक्ट लॉजिक पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट द जस्ट पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. Half k x square is a change in potential energy, and if we assume that the initial potential energy is 0, then we call it the change in potential energy is half k x square. So this is change in potential energy. Clear हुआ बेटा? तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं हाफ के एक्स स्क्वायर का, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरीके से बनता है. ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये हमारे पास x हो गया, ये 0 हो गया, और यहां पर हमारे पास ये हो जाएगा प्लस x मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा माइनस x, और ये प्लस x किसके इक्वल हो जाएगा? एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा. और उस केस में जो हमारे पास ये आई है ये हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर.
क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अब आप ये भी निकाल सकते हो कि जब पोटेंशियल एनर्जी आधी होगी तो वो किस पोजीशन पे होगी, वो आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। u/2 जब लेंगे तो उस केस में आप देखो x/2 पर पोटेंशियल एनर्जी आधी नहीं होगी। अगर u को मैं आधी करता हूं तो वो किस पोजीशन पे होगी? तो वो जो x होगा वो x/2 नहीं होगा, वो कुछ और होगा, x/2 से ज्यादा होगा। अभी अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज याद आ जाएगी जो हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था, 0.70 टाइम्स। ठीक है, 70% पढ़ा था ना हमने IRMS, तो देखना जरा वही तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, ये तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाली इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। अगर इन टर्म्स ऑफ टाइम कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालूं इसको? तो इन टर्म्स ऑफ टाइम निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये बन के आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे जो इक्वेशन है उसकी वो पुट कर दूं तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। देखो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जनरल इक्वेशन ले ली। तो सिंस पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, सो मैं यहां पुट कर देता हूं हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। और अगर हमारे पास इनिशियल फेज जो है वो 0 होता है, 0 डिग्री होता है, तो उस केस में u माइनस यू नॉट हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और k की वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको ओमेगा लिखवाया था, ओमेगा k अपॉन एम। तो k की वैल्यू होती है m ओमेगा। ये वैल्यू आप पुट कर दो, हाफ m ओमेगा देखो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया हूं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन एम कराया था ना, तो m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो देयरफॉर दिस potential energy change is equals to half m omega square a square sin square omega t। सो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ गया पार्टिकल के एसएचएम। अब यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। जब हमारे पास मीन पोजीशन आएगी तो मीन पोजीशन पर y जो होगा या मैं कहूं x जो होगा वो 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा तो बेटा इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो हमारे पास u जो है वो कितना हो गया, मिनिमम हो गया, वो 0 आ गया। और इन टर्म्स ऑफ इसमें भी पुट करोगे तो यहां पर जो t होगा वो t 0 हो जाएगा मीन पोजीशन पे, क्योंकि यही से टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। तो उस केस में भी हमारे पास u मिनिमम ही होगा, 0 होगा। लेकिन जब हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा a के इक्वल, या जो t होगा वो हो जाएगा टाइम पीरियड t के इक्वल। तो उस केस के अंदर जब हम कैलकुलेट करेंगे u वो मैक्सिमम हो जाएगा और वो हो जाएगा हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। और इन टर्म्स ऑफ टाइम अगर मैं कैलकुलेट करूंगा u मैक्सिमम, ये हो जाएगा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट और एक्सट्रीम दोनों पॉइंट पर कैलकुलेट कर लेंगे। सॉरी, t इज इक्वल टू t/4 होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली, काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें? ये इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको एक टर्म बोला था कि एसएचएम के अंदर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया था। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था हमारे पास ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी।
और इन टर्म्स ऑफ टाइम अगर आपको निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, और उसमें कैलकुलेट करना है तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टाइम हो गया, ये इन टर्म्स ऑफ पोजिशन हो गया। और अगर इनिशियल फेज 0 कर दिया तो आप इसको हटा दो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा सीधा। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब दोनों के केस में देखो, अगर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालता हूं दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर ये कैलकुलेट करता हूं बेटा तो कितनी आ जाएगी, हाफ के कॉमन आ गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर एंड दैट इज सो जो टोटल एनर्जी कैलकुलेट की वो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन निकाली तो हाफ के ए स्क्वायर है। इन टर्म्स ऑफ अगर टाइम निकालता हूं तो कैसे निकलती है, देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही थी ना बेटा। देखो तो दोनों को वैल्यू को ऐड कर दिया तो देखो यहाँ पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर आता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है, तो ये वापस आया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, अगेन ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसएचएम के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो दोनों अपने आप को एक्सचेंज करती रहती हैं, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पर आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ऊपर की तरफ बना था, देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का कर्व बिल्कुल इसका एक्सचेंज हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, सॉरी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। ये हमारे पास अगर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है तो ये वाला जो ब्लू वाला कर्व है बेटा ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व बनेगा, और ये वाला जो कर्व बना ग्रीन वाला ये किसका कर्व बनेगा, ये बनेगा टोटल एनर्जी का कर्व। देखो यहाँ पे जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी तब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, और जब काइनेटिक एनर्जी 0 हुई तो वो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करती रहती हैं। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हैं वो पोजीशन बताओ कि कहां पर वो दोनों बराबर होती। अब हालांकि यहाँ पे, अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा, इस पॉइंट पी पर टोटल एनर्जी अभी भी हाफ के ए स्क्वायर ही रहेगी यहाँ पे, लेकिन वो आधी काइनेटिक है और आधी पोटेंशियल है। तो आपको बताना है कि वो एक्स की पोजीशन क्या होगी जहां पर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आधी आधी आती है। ठीक है, ये आपके पास होमवर्क है। इसी में कई बार पूछ लेता है वो एवरेज एनर्जी, ये तो हमने अभी इंस्टेंट में निकाली, टी का फंक्शन आ रहा है एवरेज एनर्जी इन एसएचएम। अगर आपको एवरेज निकालनी है तो सपोज आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब कि इसका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज ही तो निकालना है। और इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर ले आते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और जो टर्म है हमारे पास जो वेरी कर रहा है वो है कॉस ओमेगा टी। और कॉस स्क्वायर थीटा का जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 1/2,
ये छोटे छोटे पैरामीटर्स याद रखने पड़ेंगे। तो ये होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और अगर एम ओमेगा स्क्वायर को के लिख देता हूं तो 1/4 के ए स्क्वायर। दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हमारे पास? सेम इसी तरीके से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर की भी एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर सेम। और अगर हमारे पास के की वैल्यू कर देता हूं तो 1/4 के ए स्क्वायर। और अगर यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल जी दे रखी है प्लस यू नॉट तो हो ही जाएगी अगर वो रखना है तो। टोटल एनर्जी निकालते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? दोनों की एवरेज वैल्यू जोड़ दो ना, तो एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी होगी? 1/4 के ए स्क्वायर प्लस 1/4 के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। कितना आया रिजल्ट? हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। अब आप यहां पे देखो, अभी भी ये नहीं बदली। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी अभी, एवरेज टोटल एनर्जी अभी भी वही है, तो वो कभी नहीं बदलती। क्लियर हुआ? चलिए, तो मैंने आपको काफी कुछ करा दिया यहां पे। तो एक पार्टिकल है, वो एसएचएम कर रहा है, तो जब इसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा हुआ, तो क्या बोला? जब इसका डिस्प्लेसमेंट आधा है एम्पलीट्यूड के, तो उस टाइम इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 2.5 जूल आई। तो बताइए कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है 2.5 जूल की, ये कब आई? जब एक्स की वैल्यू कितनी थी? a/2 थी। तो यहां से आपको a/2 या a निकाल लीजिए यहां से आपको a मिल जाएगा a²/4 इज इक्वल्स टू 5/k। अब हमें निकालने क्या? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के ए स्क्वायर। बस यहां पे पुट कर दो a की वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/k। के से k कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो दिस इज द 10 जूल। इतने सिंपल होते हैं क्वेश्चन, आपके रिजल्ट बन के आ जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?